Good morning. I'm Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics at SPC Government College, Ajmer. Today we are taking lecture on inventory theory continued. Earlier we are taking two lecture on inventory theory in which we discuss the basic introduction of inventory theory, some definition, some basic assumptions, and today we are trying to derive very initial first model of inventory which we shows earlier in the classification of inventory part. The simplest first A model we are taking today in our lecture. How to derive. Here one thing is very important. If we understand this initial model, how to derive it, then the other model related to inventory are become easy because they all derive in the same manner according to the new situation. Okay, so this is a very important lecture for developing the inventory model, initial inventory model or basic inventory model. Okay, we are we are taking our first model, deterministic model without shortage. We are seeing in the classification without shortage means whenever our inventory finish we get as such new inventory. Okay, so we have a no time where we doesn't have any inventory. Okay, we always having inventory without shortage meaning. ओके जो ही हमारी इन्वेंट्री ख़त्म होती है हमारे पास फिर पूरा ऑर्डर तैयार होता है. एक भी क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री नहीं हो, उसको हम बोलते हैं विदाउट शॉर्टेज मॉडल. ओके, डिटर्मिनिस्टिक है. क्या क्या इसके बेसिक आइडियाज़ होंगे, बेसिक एज्यूम्शन होंगे, वो हमें लेना है. ओके, ऐसे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को पढ़ रहे हैं जिसमें उत्पादन की कोई कमी नहीं है. आपको जब सामान चाहिए जब आपके लिए अवेलेबल है. ओके, इसलिए शॉर्टेज कभी नहीं होगी. हमको ऐसा मॉडलिंग बनाना है इसका जिसमें हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाए कि जिसको बनाने से हमें C1 + C2 + C3 हमारा मिनिमम रहे. ओके, क्या क्या उसके लिए EOQ में हमको चाहिए. निम्न मान्यताएं, एज्यूम्शन जो कहते हैं हम, से EOQ तथा न्यूनतम औसत लागत ज्ञात करनी है. और वो मान्यताएं क्या क्या है. डिमांड इज एट यूनिफॉर्म रेट R. मांग की एक समान दर R रहनी चाहिए जो प्रति इकाइयाँ प्रति इकाई समय है जिसका माप. ओके, हर यूनिट टाइम में हमारे पास R इकाइयाँ यूनिफॉर्मली रहनी चाहिए. ओके, प्रोडक्शन इज इंस्टेनियस यानी उत्पादन तात्क्षणिक अर्थात उत्पादन दर अनंत है. आपको इतना माल बन रहा है, जब चाहिए जब मिल जाएगा. ओके, शॉर्टेज आर नॉट अलाउड. शॉर्टेज आर नॉट अलाउड का मतलब क्या हुआ. आपको शॉर्टेज का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके पास माल हमेशा अवेलेबल होगा. यानी कि जो शॉर्टेज से रिलेटेड कॉस्ट है C2 वो क्या होगी, ज़ीरो होगी. ओके, लीड टाइम, चूँकि सामान मंगाते ही अवेलेबल है इसलिए मंगाना और आने के बीच में लगा समय भी ज़ीरो होगा, इसलिए लीड टाइम हमारा हमेशा ज़ीरो होगा. और इसी में नहीं, विदाउट शॉर्टेज हर मॉडल में लीड टाइम क्या होगा, ज़ीरो. होल्डिंग कॉस्ट जिसको हम C1 कहते हैं, शॉर्टेज कॉस्ट यहाँ जीरो है, और C3 कॉस्ट है हमारी सेटअप कॉस्ट, एस्टेब्लिश्ड सेटअप कॉस्ट. ओके, दीज आर द बेसिक एज्यूम्शन. इसके बाद हम मॉडल कैसे डेवलप करेंगे, ये सारे एज्यूम्शन मानते हुए इस तरह का अगर मॉडल हो तो उसका EOQ कैसे निकालेंगे हम. ठीक है, और इसके EOQ के साथ मिनिमम एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे. ठीक है, मॉडल की. तो ये हमारा मॉडल रहेगा. और इस मॉडल के लिए हम ये सर्वप्रथम हम एक डायग्राम देख रहे हैं. पहले इस डायग्राम को हम समझ लें. देखिए,
यहाँ ओ पे इनिशियल लेवल है और बी पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, ओ बी इनिशियल पे आपके पास फुल इन्वेंट्री भरा हुआ है स्टॉक, जिसको हम क्यू कह रहे हैं। बी से सामान बिकना शुरू होता है और धीरे धीरे बिकते बिकते ये एरो आ रहा है जो कहाँ आ जाता है, ए पे। ए पे जो सामान हमारा ओ बिंदु पे मंगाया हुआ था वो ख़त्म होने लगता है ए पे, और चूंकि शॉर्टेज नहीं है इसलिए ए बिंदु पे ख़त्म होते ही हमारे पास वापस क्यू उतना ही माल हमें फिर मिल जाता है। और ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है हर साइकिल में। देखिए कंटिन्यू चलता रहेगा, हर साइकिल में आपको क्यू माल मिलेगा और उस साइकिल से लास्ट तक जाते जाते ज़ीरो हो जाएगा। ओके, वो समय कौन सा है, टी। और यहाँ एक चीज़ और देखें, ये टी कैसा है, इक्वल लेंथ है। हर साइकिल एक कितने का है, टी का। तो जब भी आप यूनिट बनाएंगे वो टी की बनेगी। ओके, अब मैं डेराइव करने वाले अपने फॉर्मूले पर आ रहा हूँ। डायग्राम हमें समझ में आ गया हो तो ये बहुत आसान रहेगा। अब आपको हमने कहा हमारी मांग की दर कैसी है, एक समान आर इकाइयाँ प्रति इकाई समय है। ओके, तो टी समय तक हमारा एक चक्र में चल रहा है काम, तो टी समय तक उत्पादन चक्र में क्यू इकाई मात्रा का उत्पादन होता है। तो हमारा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर अगर डिमांड है हमारी तो क्यू बराबर आर इंटू टी। टी समय तक आर डिमांड को वो बनाए रखेगा, इसलिए टोटल डिमांड जो क्वांटिटी है वो हमारी किसके बराबर होगी, जो क्वांटिटी हमें अवेलेबल है। ये फॉर्मूला फिट होने पर, Q बराबर आर टी होने पर ही आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 मिनिमम होगा, जो हमारा मेन उद्देश्य है। अगर R और T का तालमेल बैठ के Q के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब या तो शॉर्टेज है या माल की अधिकता है और माल रखने की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो Q बराबर आर टी एक चक्र समय T के लिए। ओके, टी समय में उत्पादन चक्र में तालिका में स्टोरेज कॉस्ट आपकी कितनी होगी, C1 जो कॉस्ट है वो कितनी लगेगी। तो हमारे पास सामान कितना रह रहा है, ये आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं कि मैंने अलग से भी बनाया है रेड इंक में। इसी फर्स्ट ट्रायंगल को ही समझ लें हम, ओ ए बी ट्रायंगल है। ओ ए बी ट्रायंगल में क्यू माल आपके पास शुरू में है, टी समय में जाते जाते ज़ीरो हो जाता है। तो टी समय में उत्पादन चक्र में तालिका भंडारण की लागत, स्टोर करने की लागत कितनी लगेगी। हम भंडारण लागत को C1 से डिनोट करते हैं। C1 प्रति इकाई है और उसमें कितना सामान आपके पास रहेगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। वो सामान कितना रहेगा, इस ट्राइंगल के एरिए के बराबर सामान आप पे रहेगा। ये ट्राइंगल जो है आपके पास ओ ए बी। ओके, तो ओ ए बी का ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, क्यू, और बेस है इसका टी। और हम जानते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, यहाँ पे है हाफ C1 Q इंटू टी, यही होगा। तो C1 हाफ C1 QT क्या बन गया हमारा, भंडारण लागत। ओके, और सेटअप कॉस्ट हमको कितनी दी हुई है, C3। तो यहाँ 3 और 4 जो हमारी सर्किल इक्वेशन है, जो हमें दो तरह की कॉस्ट दे रही है, टोटल लगने वाली C1 कॉस्ट और C3 कॉस्ट, जो हमारे इस मॉडल में लग रही है। चूंकि इस मॉडल में विदाउट शॉर्टेज है इसलिए C2 क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, C1 से बनने वाली प्लस C2 से बनने वाली प्लस C3 से बनने वाली। पर यहाँ C2 क्या है हमारा, जीरो। तो हमारे पास टर्म रह जाएगी उत्पादन की एक चक्र में कुल लागत कितनी लगेगी। एक चक्र इसलिए कि हम पहले चक्र की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक टी के लिए बात कर रहे हैं, एक ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो C1 इज नथिंग बट फर्स्ट प्लस ये जो इक्वेशन है दोनों 3 और 4 इनके सम के बराबर टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो C इज नथिंग बट हाफ CQT प्लस C3। पर ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल या एक ट्राइंगल की है जो इस चित्र में रेखांकित भाग से प्रदर्शित हो रहा है। तो ये बहुत छोटा सा हमने एक टोटल कॉस्ट निकाला है एक साइकिल के लिए। अगले पेज पे हम देखेंगे, ये नेक्स्ट पे आया, प्रति इकाई औसत कुल लागत कितनी होगी। जो लागत हमने निकाली थी अभी वो प्रति इकाई कितनी होगी। तो प्रति इकाई के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टी का भाग देना पड़ेगा। तो जो ये पिछली इक्वेशन थी हमारी, इसमें हम टी का भाग देंगे यहाँ पे। ओके, तो टी का भाग देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, दिस इज
प्रति इकाई औसत कुल लागत इज हाफ C1Q टी था, टी का भाग दिया तो टी कट गया, और प्लस C3 था, C3 में टी का भाग देंगे तो C3/T हो जाएगा। ये पूरे फंक्शन में किसका फंक्शन बन रहा है? ये Q का। तो इसलिए हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? CQ। फंक्शन किसकी होगी? Q की। तो CQ इज नथिंग बट हाफ C1Q प्लस C3, और T को हम लिख सकते हैं R/Q, क्योंकि Q बराबर क्या था हमारा? RT। तो R की जगह, सॉरी, T की जगह हम क्या लिख देंगे? R/Q। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है औसत कुल लागत की, इसको हमने रेड एन सर्किल कर एन इसको रेक्टेंगल कर दिया है। ये हमारी किसी भी मॉडल की, इस वाले मॉडल की कॉस्ट इक्वेशन कहलाती है, लागत समीकरण। हर मॉडल को डेराइव करने के लिए आपको पहले कॉस्ट इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ओके, उस मॉडल की जो जो भी एज्यूम्पशन दिए हुए हैं उनको मानते हुए इस तरह से कॉस्ट इक्वेशन आ जाएगी हर मॉडल में। कॉस्ट इक्वेशन निकाल के हमको EOQ निकालना है। हम EOQ पे जाना चाहते हैं। EOQ क्या था हमारा? C1 प्लस C2 प्लस C3 मिनिमम होना चाहिए। यहाँ C2 जीरो है, इसका मतलब C1 और C3 वाली टर्म है, और वो ऐड होके फंक्शन किसका बन रही है? CQ का। तो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? CQ मिनिमम होना चाहिए। CQ मिनिमम होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? EOQ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम जो हमने 4 मेथड भी पढ़े थे, कौन कौन से यूज में लेते हैं, जब हमने कहा भी था हम कैलकुलस मेथड यूज लेंगे, यहाँ भी हम अवकलन गणित का औसत लागत का न्यूनतम होने की शर्त निकालते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम हम पढ़ चुके हैं। न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, उससे C और Q में एक रिलेशन आएगा, वो वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन में, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव होने पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। ओके, तो यहाँ हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं DC/DQ, Q के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन 5 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट करके जब हम इसको 0 के बराबर कर रहे हैं तो Q हमें मिल रहा है √2C3R/C1। ओके, अब इस Q की वैल्यू के लिए हम वापस इस इक्वेशन को सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, Q के सापेक्ष फिर कर रहे हैं। तो डबल डिफ्रेंशिएशन जो है इसका, ये सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है d2C/dQ²। जो क्वांटिटी सॉल्व होके आ रही है वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, 2C3R/Q³। और ये पॉजिटिव होने के कारण इसका मतलब Q बराबर इस बिंदु पे जो समीकरण हमारे पास 6 में आया है वो न्यूनतम वैल्यू रखता है इस Q के लिए। इसका मतलब ये Q हमारा क्या हो जाएगा? Q* हो जाएगा, EOQ हो जाएगा। इसलिए हम इस Q को Q* बराबर √2C3R/C1, ये फार्मूला EOQ का बनेगा इस वाले मॉडल के लिए। अगर हमें C1 दिया हुआ हो, C3 दिया हुआ हो, R दिया हुआ हो, तो हम किसी भी मॉडल का, इस टाइप के इन्वेंट्री मॉडल का EOQ निकाल के बता सकते हैं कि इतना माल आदेशित करना चाहिए ताकि हमें नुकसान या घाटा नहीं हो, हमारा टोटल कॉस्ट न्यूनतम बनी रहे। इसको हम इष्टतम EOQ कहते हैं। ये हमने सबसे ईजीएस्ट मॉडल के लिए निकाला। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूनिट C3 C1 इनकी सेम होनी चाहिए जब आप काम में लेंगे। ओके, ये हमारा EOQ निकला। अब हम मिनिमम कॉस्ट निकालना चाहेंगे। कॉस्ट इक्वेशन मिनिमम की वैल्यू क्या आती है? हमने जो लागत समीकरण बनाई थी C, उसमें C मिनिमम क्या होगा? जहाँ भी आपका Q आ रहा था उसको Q* कर लीजिए, सबसे मिनिमम वैल्यू उसी पे मिलेगी। तो हमें C*Q* में जो भी वैल्यू मिल रही है वो हम यहाँ रख रहे हैं, हाफ C1 और ये Q* की वैल्यू रख दी हमने, प्लस C3R और Q* की वैल्यू रख दी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये हाफ और हाफ मिलके फुल टाइम हो जाता है। ओके, और दैट इज √2 टाइम C1 C3R रहेगा। ओके, दिस फॉर्मूला C मिनिमम। सो कॉस्ट, इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी इस तरह के मॉडल की? √2 C1 C3R। C1 C3 आपको पता हो, R पता हो, तो आप
इजीली मिनिमम कॉस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं C1 C3 कॉस्ट है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है इसलिए कांस्टेंट होगी, अचर होगी। तो ये एक तरह से C मिनिमम इज नथिंग बट K टाइम अंडर रूट R, कांस्टेंट टर्म को हमने K कह दिया। सो वी कैन ऑल्सो राइट C मिनिमम इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट R, यानी कि जी इस तरह के मॉडल की जो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट होगी वो डिमांड की अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात न्यूनतम लागत इकाई समय में जो है वो प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट मांग की दर के, जो आप मांग मंगाते हैं। यहाँ हमने जो एक केस था कि हमें कब ऑर्डर देना चाहिए, व्यवस्था लागत में कब माल मिल जाए, अगर वहाँ पे हम यदि समीकरण 4 जो हमने 4 में लिया था वहाँ हमने कॉस्ट ली थी सेटअप C3, अगर हम बफर स्टॉक और ये रखने लगे तो वहाँ पे C3 प्लस BQ हो जाएगी ये। ओके, जो C3 थी वो C3 प्लस BQ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट इक्वेशन ये बदल जाएगी। और इसके लिए हम जब फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, चूंकि BR हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स है, इसलिए तो वापस से हमारी पुरानी इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए Q स्टार हमारा वो का वही आ जाएगा जो हमारे पुराने मॉडल में है। इसका मतलब क्या हुआ, बफर स्टॉक से हमारे Q स्टार पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये वो का वही आ रहा है जो ऑलरेडी हमने निकाला था। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हमने जो वेरी फर्स्ट मॉडल था ये EOQ निकालना था, C मिनिमम निकालना था, और जो बेसिक एज्यूम्पशन थे वो हमने ले लिए। तो इस तरह से ये पूरा मॉडल डेराइव हो गया, इसमें हमें ये फॉर्मूले मिल गए, और इन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसका एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, बहुत छोटा सा। क्या न्यूमेरिकल है, एक निर्माता कोई कंपनी है जो प्रतिवर्ष अपने ग्राहकों को अपने उत्पादन को 600 इकाइयों की पूर्ति करता है। उत्पादन का अभाव नहीं है, यानी कि यहाँ से आपको पहचानना है, उत्पादन का अभाव नहीं है, यानी कि नो शॉर्टेज। नो शॉर्टेज का मॉडल आपको यहीं से दिख गया। तथा उत्पादन को प्रतिवर्ष इकाई भंडारण लागत दे रखा है आपको, ओके, 0.60 रुपये है, और सेटअप कॉस्ट C3 भी दे रखी है आपको 80 रुपये है। तो आपको ये चीज़ें ज्ञात करनी है, EOQ मिनिमम एवरेज ईयरली कॉस्ट, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने चाहिए, द ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑप्टिमम ऑर्डर, ये 3-4 चीज़ें हमें निकालनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारे को 600 इकाइयों की उत्पादन होता है, ठीक है, प्रतिवर्ष भंडारण लागत जो आपकी C1 है वो 0.60 रुपीज़ है, और C3 है वो 80 रुपीज़ है। तो इन चीज़ों को हमको निकालना है। ओके, कम हेयर हम ये मान लेते हैं एक वर्ष में एक इकाई को मान लेते हैं, एक इकाई बराबर एक वर्ष के लिए। तो प्रश्नानुसार हमारे पास C1 दिया हुआ है 0.6, C3 दिया हुआ है 80, और R दिया हुआ है 600 डिमांड जो हमारी है। ओके, EOQ पे हम आते हैं। मॉडल हमारा वेरी फर्स्ट इनिशियल है, तो Q स्टार का फॉर्मूला हम जानते हैं 2C3R अपॉन C1 अंडर रूट में। यहाँ सब दिया हुआ है, हमने वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया 400 यूनिट। हमें 400 यूनिट मंगानी चाहिए, जिससे हमारी C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। ये कितना आसान हो गया अब, वरना हमेशा बिजनेस में ये रहता था कितना मंगाएं कितना नहीं मंगाएं। मॉडल के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और जो हमारी कॉस्ट लगेगी, कितने से बिजनेस आपको लगना है, करना है, वो भी यहाँ पे न्यूनतम औसत वार्षिक लागत, वो फॉर्मूला है √2C1C3R। C1C3R सब दिया हुआ है, या वैल्यू रख दी, सॉल्व करा तो दैट कम्स ₹240। 240 रुपये में हम इस डिमांड के लिए काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन था प्रतिवर्ष आदेशों की इष्टतम संख्या। यहाँ इष्टतम वर्ड आ रहा है, ध्यान रखना आप। तो इष्टतम वर्ड आ रहा है, यानी कि जो आपका इष्टतम ऑर्डर है वो प्रतिवर्ष कितने आदेश दिए जाएं। तो टोटल डिमांड में जितना आपकी इष्टतम आदेश में भाग दे दीजिए, टोटल आपको संख्या आ जाएगी कितने ऑर्डर देने चाहिए। टोटल ऑर्डर में इष्टतम का भाग दे दीजिए आप ऑर्डर का। सो टोटल ऑर्डर आपके थे 600, और आपका 400 में ही काम चल रहा है, तो कितना ऑर्डर देने चाहिए, 600/400 दैट इज़ 3/2, यानी कि 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष में आपको ऑर्डर देना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन था टी स्टार निकालना था आपको टाइम। जब भी आपके पास स्टार आएगा उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसमें जो भी क्वांटिटी यूज़ हो रही है उस पर भी स्टार आएगा। यहाँ टी स्टार बराबर क्यू स्टार अपॉन आर होगा। क्यू बाई आर होता है, लेकिन जब हमने टी स्टार ले लिया, इष्टतम लेना है, तो क्यू भी कैसा होना चाहिए, इष्टतम होना चाहिए। सो टी स्टार इज नथिंग बट क्यू स्टार अपॉन आर। क्यू स्टार है 400, आर है 600, तो ये 2/3 यूनिट आ जाएगा। ये हुआ प्रति यूनिट पर साइकिल का। और आपको साल भर का चाहिए तो 12 से गुणा कर दिया, तो दैट कम्स आउट 8 मंथ। तो जो ये टाइम है स्टैंडर्ड ऑप्टिमम दैट इज़ 8 मंथ। तो ये चारों वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख के निकाली है इस क्वेश्चन के लिए। तो टुडे आज हमने इन्वेंट्री मॉडल का सबसे जो इनिशियल मॉडल था उसको लेके हम चले, उसके लिए फॉर्मूले डिराइव करा हमने, उसके लिए लागत समीकरण या कॉस्ट इक्वेशन बनाई। कॉस्ट इक्वेशन के बाद हमने कैलकुलस मेथड का यूज़ करते हुए हमने ईओक्यू निकाला। ईओक्यू निकाल के हमने उसका मिनिमम कॉस्ट निकाला, और मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ हमने एक और प्रॉपर्टी निकाली कि जो मिनिमम कॉस्ट है वो √R के प्रोपोर्शनल होती है, और बफर स्टॉक के केस में भी ईओक्यू वही रहता है इस वाले मॉडल के लिए। और फिर हमने एक न्यूमेरिकल लिया, और न्यूमेरिकल में वैल्यू रख के हमने ये इस तरह से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो ये